प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राणियों में पोषण, है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बातें कर रहे थे। यानी कि मनुष्य के जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को हम पढ़ रहे थे। उनके जो विशेषताएं हैं, उनके फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो जरा हम लोग क्विक रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले, हर दिन की तरह आज भी हम एक नए सुविचार से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, आज का सुविचार क्या है? यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इट डजेंट मैटर वॉट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स वॉट यू आर डूइंग। क्या अर्थ है इस saying का? यानी कि आप दूसरों को मत देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ओके, ये देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यानी कि आप जो कार्य करते हैं आप उसमें ध्यान दीजिए, आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। इन सब का आपके लाइफ में कोई मायने नहीं रखता है। तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक गोल सेट आप कर लेते हो। फिर आप सोचो कि आपको किस प्रकार से उसके लिए आगे बढ़ना है। ओके, यानी कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी रास्ता अपनाए। आपको क्या करना है? अच्छा मार्ग अपनाना है, परिश्रम का मार्ग अपनाना है, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। तो आप उस समय पर ये मत देखिएगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे, या दूसरे लोग क्या बोलेंगे। तो यही है इसका मतलब, इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। तो आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने करने पर विश्वास रखिए, अपने मेहनत पर विश्वास करिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या बातें की थी, आपको याद है? जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? कौन कौन से भागों के बारे में हमने बात किया? बताइए आप मुझे, कौन कौन से भाग के बारे में बात किया हमने? जी हाँ, हमने भोजन नली के बारे में बात किया था। आमाशय के बारे में हमने बात की। आमाशय के आंतरिक स्तर में क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बात किया था। तथा शुद्रांत्र के बारे में भी हमने बोला था। तो भोजन नली के बारे में हमने क्या बात की थी बच्चे? भोजन नली क्या है? जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, है ना। तो निगला हुआ जो भोजन है वो ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से गले की जो है एक वक्ष से शुरू होती है, और ग्रसिका की भित्ति का जो संकोचन है उसे भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ये याद है ना आपको? मैंने बताया था वेव लाइक मोशन होता है ईसोफेगस का, ग्रसिका का, जिससे कि भोजन जो है आप जो खाते हो, भोजन जो निगला हुआ भोजन है, वो आसानी से उस मोशन की हेल्प से धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता जाता है। ओके, फिर हमने बात की थी आमाशय की। तो आमाशय की जब हमने बात की थी तो आपको बताया था हमने कि आमाशय जो है क्या है? आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये चपटे यू या जे के आकृति की होती है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और ये एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करती है, तथा दूसरी ओर कहाँ को जाकर खुलता है बेटा? शुद्रांत्र की तरफ जाकर ये खुलता है। ओके, तो ग्रसिका से भोजन को प्राप्त करने के बाद ये कहाँ को जाकर खुलता है? शुद्रांत में जाकर खुलता है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो स्टमक है, यानी कि आपकी जो आमाशय है, उसकी आकृति क्या है, वो कहाँ से भोजन को ग्रहण करती है और कहाँ की तरफ वो खुलती है। इतनी बातें, इतनी पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। उसके बाद हमने बात की थी आमाशय के आंतरिक स्तर के बारे में, है ना, आमाशय के आंतरिक स्तर के बारे में। तो आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है, जो इनर लेयर होता है, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? उसमें क्या, वो क्या क्या सेक्रीट करता है? श्लेष्मल यानी कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सेक्रीट करते हैं। अब श्लेष्मल क्या करता है?
एक एक बात को आपने याद रखना है, पॉइंट्स को नोट करते जाना है, और क्या करना है आपने, उसको सही प्रकार से समझना है। तो श्लेष्मल यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है या जो म्यूकस होता है, वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि उसका जो आंतरिक स्तर होता है, इनर लेयर होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके। अब दूसरा, अम्ल, यानी कि कौन से अम्ल की बात की थी हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की थी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां जाकर पहुंचता है। यानी कि हम जो भोजन करते हैं तो उसमें कई प्रकार की जीवाणुएं हो सकते हैं। तो जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि हमारे स्टमक में जाता है या आमाशय में जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, भोजन के साथ पहुंचे हुए ऐसे जीवाणुओं को वो नष्ट कर देता है। ओके। और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो आप खाते हो भोजन उसको क्या कर देता है, उसको एसिडिक कर देता है वो, ताकि उसका पचना जो है आसान हो जाए, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब पाचक रस प्रोटीन को क्या करता है बेटा, सरल पदार्थों में विघटित करता है। हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज सब होते हैं, है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या करता है, ये जो पाचक रस होता है, जो डाइजेस्टिव ज्यूसेस होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर, वो प्रोटीन को क्या करता है, सरल पदार्थों में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगा। फिर हमने बात की थी किसकी, हमने शुद्रांत्र की बात की थी, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, शुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक से जो एक ओपनिंग होता है उससे सीधे कहाँ को जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटे आंत की तरफ या शुद्रांत्र की तरफ ये जाता है। अब शुद्रांत्र जो होता है इसमें क्या होता है, शुद्रांत की लंबाई को आपने याद रखना है, कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। ये अत्यधिक कुंडलित नली है, यानी कि हाईली कॉइल्ड है, आपने देखा। और ये यकृत व अग्नाशय यानी कि लिवर और पैंक्रियास के से जो है रसों को प्राप्त करता है, जो जूसेस वो सेक्रीट करते हैं उनसे प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस जो है स्त्रावित होते हैं। और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस यानी कि जो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं उससे पाचन की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। ओके। अब बेटा जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो हम दीर्घ दीर्घ रोम की भी बात करेंगे या रसांकुर की भी बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला जो है, तो शुद्रांत्र की बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, जी हाँ, बृहदांत्र की बात करेंगे या लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसा है, छोटा है ना, लेकिन कैसा है, चौड़ा है। तो बृहदांत्र जो होता है वो शुद्रांत से की अपेक्षा जो है चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई में छोटी होती है। तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं लवणों का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना होता है। ओके। तो बचा हुआ अपचित जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, वो सीधे कहाँ की तरफ को निकाल देता है, मलाशय में चला जाता है, और मलाशय में जो है वो मल जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, मलाशय से रेक्टम की तरफ स्टोर करते हैं, फिर एनएस से उसको बाहर निकाला जाता है। अब बेटा हम दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की बात करेंगे हम, जो कि अग्नाशय, पैंक्रियास और यकृत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि यकृत क्या है, उसका कार्य क्या है हमारे डाइजेशन में, अग्नाशय का कार्य क्या है, ये हम देखने वाले हैं। ओके, रेडी है सभी, चलिए तो हम देखते हैं हमारा जो अग्नाशय है या फिर हमारा जो यकृत है या जो लिवर है, उनके कार्य क्या क्या है। ओके बेटा, तो जो हमारा लिवर होता है, लिवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये आप सभी जानते हो, सबने पढ़ा हुआ है ना। ओके, तो देखते हैं लिवर के कार्य क्या क्या है। चलिए बेटा देखिए, तो जो लिवर होता है हमारा, ये क्या है, यहां पर देखिए, ये इसका सबसे पहले तो इसका कलर के बारे में बात करते हैं हम। तो यकृत या लिवर
एक भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। ओके, आप इसका कलर देख सकते हो, भूरा भूरा सा लाल रंग का ये एक ग्रंथि होती है। ओके, अब शरीर में यकृत जो है, शरीर में पाए जाने वाली हमारी जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सब में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ये दोनों पॉइंट्स आपने नोट कर लिया। सबसे पहले तो उसके कलर के बारे में, दूसरा वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, अब ये क्या करती है? आमाशय जो हमारा आमाशय, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे आमाशय को, है ना, हमारे शरीर में जो आमाशय होता है, जो स्टमक होता है, उसके कौन से भाग में ये स्थित है, जरा बताइए आप मुझे। यहाँ पे देखिए, यकृत आमाशय के ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पर आमाशय है, आमाशय के ऊपरी तरफ। ओके, आमाशय के ऊपरी तरफ दाहिने भाग में, राइट साइड में जो है ये स्थित होता है। तो आपको लोकेशन भी पता लग गया, उसके कलर के बारे में भी जानकारी हो गई, और उसकी जो ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है ये भी आपको पता लग गया, है ना। अब बेटा, ये क्या करती है? यह जो लिवर होता है वो पित्त का निर्माण करता है, जो एक प्रकार का रस होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रस होता है। तो लिवर क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? पित्त, यानी कि बाइल बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको। तो बाइल का निर्माण करती है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, जो एक प्रकार का रस होता है, एक प्रकार का जूस होता है। ओके, अब जो है ये पित्त क्या करता है? पित्त रस भोजन के पाचन में मदद करता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है, कौन सा ग्लैंड करता है? तो आप बोलेंगे लिवर प्रोड्यूसर्स बाइल, है ना। अब पित्त का कार्य क्या है, यानी कि बाइल का फंक्शन क्या है? तो पित्त रस जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, अब ये जो पित्त जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है? वो जो पित्त होता है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है बेटा? यकृत से स्रावित होकर ये पित्त रस एक थैली में जमा होता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पित्ताशय बोलते हैं। ओके, गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको, पित्ताशय कहते हैं। तो जो पित्त, जो बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है, उसको कौन स्टोर करके रखता है बेटा? हाँ, पित्ताशय स्टोर करके रखता है। ठीक है, पित्ताशय क्या करता है? इसको स्टोर करके रखता है। ये बात क्लियर हो गई, तो आपको पता लग गया कि गॉल ब्लैडर या पित्ताशय का कार्य क्या है ना। तो यकृत से स्रावित होकर ये पित्त रस एक थैली में जमा होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। अब जब भी आवश्यकता पड़ती है, जब हमारा पाचन की क्रिया, डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये जो स्टोर्ड बाइल होता है, ये क्या करता है? ये जाकर यहाँ पर मिलता है और क्या करता है? हाँ, बिल्कुल सही, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वहां पर डाइजेशन के प्रोसेस को आसान करता है। तो पित्त रस भोजन को कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है, जो भोजन के पाचन के लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। इज दिस क्लियर टू यू? सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? लिवर क्या है, लिवर कैसा ग्लैंड है, लिवर से क्या क्या प्रोडक्शन होता है, लिवर में क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, वो जो पित्त या फिर जो हम बोलते हैं जिसे बाइल, वो बाइल कहाँ पर स्टोर किया जाता है, और बाइल का कार्य क्या होता है। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गया। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि लिवर जो है वो उसका लोकेशन कहाँ पर है। हमारा जो स्टमक है, यानी कि हमारा जो आमाशय है, आमाशय के ऊपर की तरफ दाहिने भाग में ये स्थित होता है। ओके, तो लिवर के बारे में एक क्वेश्चन आपसे आ गया, व्हाट इज लिवर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर के फंक्शन क्या क्या है। तो आप बहुत आसानी से इस आंसर को लिख पाएंगे, लिखेंगे ना सभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा अगला हम क्या करने वाले हैं? अब हम अगला करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, हम पैंक्रियास की बात करते हैं। ठीक है, जिससे हम अग्नाशय कहते हैं या पैंक्रियास कहते हैं। तो ये पैंक्रियास की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैंक्रियास होता क्या है। जैसे कि लिवर के बारे में हमने बात की, उसी प्रकार से पैंक्रियास का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो बेटा आपने
आ, कई बार सुना होगा आपके दादा दादी या किसी को भी, या फिर आपके जो रिश्तेदार है, सुना होगा आपने कि उनको डायबिटीज है, या फिर क्या सुना होगा आपने कि उनको शुगर है ना। हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि उनको शुगर है। तो बेटा शुगर होने का कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन कम, इंसुलिन यानी कि एक तरह का हार्मोन होता है, तो उसके प्रोडक्शन में कमी आने पर क्या हो जाता है लोगों में, हाँ, शुगर जैसी बीमारियां यानी कि डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है। अब आप सोचो, ये जो इंसुलिन है ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये रहा हमारा अग्नाशय यानी कि जो पैंक्रियाज होते हैं, ये इंसुलिन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक जो है अधिक जानकारी आपको मिल गई ना? ओके। अब अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे की तरफ होता है। यहां पर आप देख सकते हो हल्के हल्के रंग में, ये आपका क्या है? आमाशय है। यहां पर देख सकते हो इसकी ऊपरी तरफ को लिवर दिखाई पड़ रहा है। तो आमाशय के ठीक नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि को। इस पीले रंग की जो ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे की तरफ होता है, इसे ही हम पैंक्रियास अथवा अग्नाशय कहते हैं। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ओके। अब अग्नाशय भोजन के डाइजेशन में, हमारे खाने के जो पाचन में कैसे कार्य करती है? अग्नाशय भोजन के पाचन के लिए अग्नाशिक रस को स्रावित करती है, पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण करती है, या पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रीशन करती है, जो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करती है। तो बेटा हमने बाइल की बात की थी लिवर के बारे में, है ना? लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। तो बाइल क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है, पचे हुए भोजन को। और क्या करता है वो? फैट का पाचन, यानी कि जो हम लोग खाते हैं ना वसा, फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसी प्रकार जो अग्नाशय होता है, जो पैंक्रियास होते हैं, जिससे कि पैंक्रियाटिक जूस या फिर हम बोलते हैं अग्नाशय रस जो स्रावित करता है, वो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये नोट करके आप रखेंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस, कौन कौन से जो है ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं और उनके कार्य क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लिया आपने, अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्नाशय भोजन के पाचन के लिए अग्नाशयिक रस का प्रयोग जो स्रावन करती है, जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करती है। साथ ही साथ मैंने आपको अधिक जानकारी दी कि यही है जो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी करती है। ओके, इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बच्चे? सबको क्लियर हो गया है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? एलिमिनेशन, है ना? जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे भोजन में, उसको हमने क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घर में भी हो कहीं पर भी हो, हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को यानी कि वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा? उनको हम बाहर निकालते हैं। कभी भी हम अपने घर में कूड़ा कचरा को भर के नहीं रखते हैं। रखने से क्या होगा? आपका घर गंदा होगा, आपको बीमारियां होगी, और क्या होगा? और जो है घर में कोई आएगा नहीं, बोलेंगे अरे देखो उनका घर कितना गंदा है। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने शरीर में भी क्या करेंगे, हाँ, इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करके रखेंगे, तो हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा। हमारे शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सब क्या होंगे बेटा? वो सब जो है बिल्कुल उसका तालमेल जो है वो बिगड़ जाएगा। ओके, तो हम जो हमारा जो लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है मलद्वार एवं अथवा गुधा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बृहदांत्र है, देख रहे हो आप लोग? तो इसका जो एंड पोर्शन होता है यहाँ पर, इसको हम रेक्टम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रेक्टम कहते हैं या मलाशय कहते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? इस एक एरिया में स्टोर किया जाता है, जिसको हम रेक्टम या मलाशय कहते हैं। ओके, तो जब भी शरीर को उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तो वो इस रास्ते से बाहर की तरफ निकलता है, जिसे हम मलद्वार, गुधा या अंग्रेजी में एनस बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो एनस द्वारा क्या होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसका एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, उसका एलिमिनेशन होता है, बाहर को निकाला जाता है। इसी को हम निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम निष्कासन कहते हैं, है ना। आपको याद है लास्ट प्रोसेस जो बोला था, निष्कासन या फिर उत्सर्जन, इजेशन कहा था आपसे, है ना। तो इजेशन क्या है, या उत्सर्जन या निष्कासन किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये है वो प्रोसेस जिससे कि मल को क्या किया जाता है, बाहर को निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो मलाशय में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार मल के रूप में जमा बिना पचा हुआ भोजन का निष्कासन किसके द्वारा होता है, गुदा के द्वारा होता है। ओके, एनस के द्वारा होता है, मलद्वार के द्वारा होता है। तो बिना पचा हुआ भोजन, ओके, भोजन का मलद्वार द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं या इजेशन कहते हैं। इज दिस क्लियर। तो ये हमारा था लास्ट का जो हमारा जो डाइजेस्टिव, जो हमारे पाचन तंत्र का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट प्रोसेस है वो है एजेशन, निष्कासन या उत्सर्जन। ओके, आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया है ना। तो बेटा अब हम बात करते हैं, कुछ जानवरों की बात करते हैं। ओके, तो आप सोचिए हमारे यहाँ पर हम लोग आप आसपास देखते हैं, जो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु है ना। तो उसमें से कई जीव जंतु कैसे होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, कई लोग घास फूस खाने वाले होते हैं, और कई प्रकार के जीव हम लोग जो ऐसे भी जीव होते हैं जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, है ना। तो अभी हम बात करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो आप पूछोगे मैम आप घास खाने वाले जंतुओं की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा। क्योंकि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में बेटा, क्या कहते हैं उनको, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, बताइए, आप बता सकते हो मुझे। जी हाँ, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं, है ना, हर्बीवोरस कहते हैं। ओके, हर्बीवोर्स कहते हैं। और जो मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कार्निवोर्स बोलते हैं। ये सब आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना। यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, यहां पर लिख देती हूं, शाकाहारी और कार्निवोर्स एनिमल्स को हम बोलते हैं मांसाहारी। ओके, तो क्या आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं मुझे, कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स के और कार्निवोर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं बेटा। आप इन दोनों में डिफरेंस तो जानते हो। जो लोग घास फूस खाते हैं, जो एनिमल्स, उनको हम हर्बीवोर्स या शाकाहारी बोलते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स एनिमल्स बोलते हैं या मांसाहारी कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स तो आपको आएगा ही आएगा, है ना। ओके बेटा, अब ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं ना, ये लोग घास खाते हैं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह, ये लोग शाकाहारी जंतुएं होते हैं। आपने इनको अगर ध्यान से देखा है तो आप देखेंगे कि ये लोग हमेशा क्या करते हैं, जैसे मुंह ऐसे चबाते रहते हैं, है ना, चबाते रहते हैं ना ये लोग। जब भी आप उनको देखोगे वो आप पाओगे कि जब देखो वो लोग अपने मुंह चला रहे होते हैं। तो आप सोचते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस तरह से, कभी सोचा है इस तरह से, कभी सोचा है बेटा। ओके, नहीं सोचा। तो अभी हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, वो क्या करते हैं इस तरह से मुंह चबा चबा के, और उनके जो पाचन है उसमें क्या डिफरेंस है, हम में से उनमें क्या अंतर है, जरा देखें हम लोग। चलिए, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया को भी जरा हम देख कर आते हैं। तो बच्चे, जब हम घास खाने वाले जंतुओं की बात करते हैं तो आपको पता है, एग्जाम्पल्स तो पता है, गाय भैंस बकरी आदि जो जीव होते हैं वो घास खाते हैं, है ना, वो पका कर नहीं खाते, वो घास खाते हैं। तो घास खाने वाले जानवरों को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, रूमिनेंट्स कहते हैं, अथवा उनको रोमंथी कहते हैं। रूमिनेंट का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है दोबारा चबाना,
क्या होता है? दोबारा चबाना। यानी कि एक बार आपने हम कैसे खाते हैं बेटा? हम लोग एक बार खाना खाते हैं, एक बार चबा लेते हैं, उसको निगल जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं? ये जब देखो चबाते रहते हैं। तो एक बार ये लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर चबाने लगते हैं। तो ऐसे जीवों को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। रूमिनेंट का अर्थ बताया मैंने आपको, दोबारा चबाना होता है। तो घास खाने वाले जानवर खाते समय कैसे खाते हैं वो लोग? आप बताइए। हमारी तरह धीरे धीरे बैठ के चबा चबा के थोड़ा थोड़ा लेकर नहीं खाते हैं वो लोग। वो कैसे खाते हैं? घास खाने वाले जानवर खाते समय घास को बिना चबाए, जिन बच्चों के घर में गाय है या फिर आसपास आपने गाय भैंसों को देखा है तो आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, आगे से ध्यान दीजिएगा। वो कैसे खाते हैं? जब हम उनको घास देते हैं या भूसा देते हैं तो वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से उन घास को या भूसा को चबा जाते हैं, है ना। फिर थोड़ा चबाकर ही वो क्या करते हैं? निगल देते हैं उसको। अच्छी तरह से उसको क्या नहीं करते? ग्राइंड नहीं करते हैं वो लोग। वो जल्दी से चबा चबा कर जो है निगल देते हैं, है ना। फिर उसे वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं। देखो भाई क्या प्रोसेस है ये। एक तो निगल लेते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि एक बार निगला हुआ भोजन क्या फिर से हमारे मुंह में आ सकता है? हाँ, आ सकता है जब हम वॉमिट करते हैं। लेकिन कैसे नहीं आ सकता? खाया हुआ भोजन फिर से उनके मुंह में आ जाता है और वे वापस उसको दोबारा चबाने लगते हैं। तो घास को पेट से दोबारा मुंह में लाकर चबाने को क्या कहते हैं? जुगाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जुगाली कहते हैं, ठीक है। अब घास में जब जो ये लोग जीव हैं ये लोग घास खाते हैं, मैंने आपको कहा घास में सेलुलोज की मात्रा जो है, एक तरह का फाइबर होता है ये, उसकी प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। इसमें घास में जो है होती है वो सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब यहां पर आप देख सकते हो जो रूमिनेंट जंतु होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बेटा आप सोचिए, हम लोग क्या इनकी तरह घास फूस खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना। अगर हम खाएंगे तो क्या होगा? हमारे पेट में वो नहीं पचने वाला है। वो क्या होगा? वो हमारे पेट में ऐसे पचने वाली कोई क्रियाएं नहीं होती है। तो हम लोग सैलेड्स खा सकते हैं, हल्का फुल्का सब खा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो फाइब्रस टाइप की जो चीजें होती है, जो रफेजस होते हैं, वो जो है हमारे पेट में नहीं पचता है। तो इनके पेट में पचने का कारण क्या होता है बेटा? इनका जो पेट होता है ना, इनका पेट जो है चार भागों में विभाजित होता है। सोचिए, हमारे तो ऐसे नहीं होते। चार चेम्बर्स होते हैं इनके पेट में, इनके आमाशय में। यहाँ पे देखिए बेटा, रूमेन, ओमैसम, एबोमैसम, रेटिकुलम, इस तरह से चार चेम्बर्स उनके पेट में होता है। ओके। तो ये क्या करते हैं बेटा? जब ये लोग भोजन को जल्दी जल्दी निगलते हैं तो ये रूमन में जाता है पहले, उसके बाद फिर वहां से फिर मुंह में आता है, फिर धीरे धीरे इन तीनों चेम्बर्स में, बाकी जो चेम्बर्स है इन सब में जाकर इनका डाइजेशन जो होता है वो होने लगता है। तो देखा आपने, जो रूमिनेंट जंतु होते हैं उनमें पाचन की क्रिया कैसे होती है। हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम उनका नहीं होता है, उनका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना। और उनके पेट में वो किसी भी प्रकार के सेलुलोज को वो लोग क्या कर सकते हैं? वो आराम से उनका डाइजेशन होता है। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? घास खाने वाले जंतुओं को मैंने कहा रूमिनेंट कहते हैं या रोमंथी कहते हैं। रूमिनेंट का अर्थ होता है दोबारा चबाना। फिर घास खाने वाले जानवर खाते समय घास को बिना चबाए या थोड़ा चबाकर जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, है ना। फिर क्या बताया? फिर उन्हें वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं। घास को पेट से दोबारा मुंह में लाकर चबाने को क्या कहा जाता है? जुगाली करना कहते हैं। और घास में क्या होता है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और रूमिनेंट जंतु ही सेलुलोज सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं।
हम जैसे मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक होता है, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि उनका जो स्टमक होता है वो काफी कैसा होता है, मजबूत होता है, और उनको सेलुलोज के डाइजेशन करने में उनको इसमें सहायता मिलती है। ये बातें क्लियर हो गई है बेटा सभी को? इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जो छोटे जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें पाचन कैसे होता है। हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, हमें बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी जो है सिस्टम्स है हमारी बॉडी में। लेकिन जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके उनके सिस्टम कैसे होते हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।